माई सेल्फ एलन मिश्रा। चल रहा है, अगर आपको जब लिखना होगा हाँ उस पर हम लिख लेंगे और कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ से वही उसी पे क्लिक कर देंगे स्टॉप। नहीं अब जब हमको स्टॉप करना होगा तो उसी पे क्लिक कर देंगे ना माउस। जब अगेन आपको क्लास लेना होगा, क्लिक करने के बाद सामने आके ये स्टार्ट है ना अभी। हाय गाइस, माई सेल्फ एलन मिश्रा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 the working of institution. The working of institution mean what are the various institutions that are working in a democratic country. वो कौन कौन से institutions हैं जो गवर्नमेंट कंट्रीज में जो है काम करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ तो दो चीज़ों को जानना जरूरी है कि व्हाट इज जियो एंड व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। जियो एंड ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए जियो मीन्स होता है, जियो मीन्स जियो। जियो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। जियो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। जियो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट का ऑर्डर का मतलब होता है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कभी कभी कुछ ऑर्डर को जो है इशू करती है और वो ऑर्डर पूरी कंट्री में या स्पेशली किसी एक स्टेट में इशू किए जाते हैं। तो उस ऑर्डर में होता क्या है, ऑर्डर नंबर होता है, डेट होती है, अथॉरिटी की सिग्नेचर होती है जिसने उस ऑर्डर को इशू किया है। सपोज दैट फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, तो उसकी पूरी वो डेट होती है एंड दैट विल बी फॉलोड ऑल ओवर द स्टेट और ऑल ओवर द कंट्री। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक। एंड ऑफिस मेमोरेंडम इज जस्ट लाइक ए नोटिस ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ए पर्टिकुलर ऑफिस। एक ये पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, या जैसे सपोज दैट इन योर स्कूल योर प्रिंसिपल हैज इशूड ए नोटिस टू ऑल द टीचर्स, tomorrow will be the holiday. This means that this is a office memorandum. ये क्या हो गई, ऑफिस मेमोरेंडम। बट व्हेन CBSE और UP बोर्ड और DIOS और RO ऑफ द CBSE दे आर गिविंग द ऑर्डर, वो ऑर्डर देते हैं तो वो तो पूरे जितने भी CBSE के स्कूल होंगे, जितने भी UP बोर्ड के स्कूल होंगे, वो सबके लिए ऑर्डर आएगा, मतलब DM की तरफ से आएगा तो ऑर्डर होगा। आप देखते होंगे लिखा होगा एज पर DM ऑर्डर ऑन डेटेड दिस विल बी दी हॉलीडे ड्यू टू द ओकेजन ऑफ दिस। उस ओकेजन में छुट्टी दी जाती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर और ऑफिस मेमोरेंडम का डिफरेंस हो गया, ठीक। और दोनों में क्या चीज़ पड़ी रहती है, नंबर पड़ी रहती है, डेट पड़ी रहती है और इशूड की जाने वाली सिग्नेचर, इशूड की जाने वाली अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल करके दिखाया गया है और इसके बाद जो है वो आपको दिखा रहे नीड बार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों होती है, फॉर वर्किंग इन अ डेमोक्रेसी वी नीड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड होती है और वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक कुछ इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, ये होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जैसे इन द सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? इंस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब इस पार्लियामेंट में पार्लियामेंट बनती कैसे है? देखिए, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द पहली चीज इसमें होती है बेटा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लस मेंबर ऑफ लोकसभा। कैसे मेंबर होंगे? ये कैसे मेंबर होंगे? ये इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होंगी बेटा? प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, ठीक है। इन सबके मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में कोई डिसीजन लेकर के तब रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट क्या हो गई? पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशंस हो गई। इसके अलावा ये तो हो गए पॉलिटिकल हो गए। अब इसके अलावा पॉलिटिकल के अलावा भी बहुत से होते हैं जिसको आप लोग नहीं जानते हैं। पॉलिटिकल के अलावा परमानेंट होते हैं। इनके द्वारा जो ऑर्डर इशू किया जाएगा, इनके द्वारा जो ऑर्डर दिया जाएगा, रूल एंड रेगुलेशंस बनाया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो होना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंटेशन करता कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं करते हैं, उसको करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। और वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते कौन हैं? वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट करते हैं, और ये सर्वेंट होते कौन है? आप IAS को जानते हो, PCS को जानते हो, इस तरह से जितने भी क्लर्कियल ग्रेड की सर्विसें हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। लास्टली इसके इंस्टीट्यूशंस में ये भी आता है व्हेन देयर विल बी ए डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन एनी टू, किसी दो के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में या पर्सन टू पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो देयर आर 3 कोर्ट्स। कौन कौन सी कोर्ट होती हैं? सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है, और लोअर कोर्ट, ये 3 कोर्ट होती हैं, ठीक है। इसी लोअर कोर्ट को कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इनको कहीं लिखा जाता है, इनको कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लिखा जाता है। तो ऑल आर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या होती हैं? ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती हैं, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट क्या होती है मैंने आपको बता दिया, पार्लियामेंट क्या होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है, और वो एग्जाम्पल है कि देखिए, ये देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड, द पार्लियामेंट इंडिया मेंशन इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा दिखाया गया है, नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों होती है हमको, ठीक, ये पूरा दिखाया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग द लॉ, ये फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला काम जो होता है पार्लियामेंट का, पहला फंक्शंस होता है फॉर मेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, टू मेंटेन द पीस, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू इशू द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। ऑल ओवर द एक्सरसाइज द सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर हु दोज रूल द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं वो लीडर, उनके ऊपर। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम control over those who run the government in the countries like India. This control is direct and full.
Those who run the government can take the decision only so long as they enjoy the support of parliament. वो enjoy तभी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर या एनी अदर मिनिस्टर, तभी कर सकता है जब पार्लियामेंट सपोर्ट करती रहे। अगर पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं करती है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल ओवर द मनी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, इस पैसा को निकालने के लिए गवर्नमेंट की जब इच्छा चाहे तब नहीं निकाल सकती है। गवर्नमेंट को एक मनी बिल पेश करना पड़ता है और बजट पेश करना पड़ता है ईच एंड एवरी ईयर। और वो बजट और मनी बिल कहाँ पे पास होते हैं? इसी पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में वो सही से पास हो गए और प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया तब तो वो पैसा निकल पाएगा, अदरवाइज वो पैसा निकल नहीं सकता है। ये भी इसके फंक्शन होते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम डिसीजन एंड डिबेट ऑफ द पब्लिक इशूज एंड द नेशनल पॉलिसी इन द कंट्री। कभी कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर बनता है जो बहुत डिस्प्यूटेड हो जाता है। जैसे अभी देखिए रिसेंटली बना 3 तलाक का, धारा 370, राम मंदिर, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, महिला आरक्षण विधेयक, ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में एक डिबेट चलता है, खूब बड़ा डिबेट होता है और उस डिबेट को इसी पार्लियामेंट में शांत कर लिया जाता है। क्योंकि सारे मेंबर लोकसभा के, सारे मेंबर राज्यसभा के और प्रेसिडेंट, स्पीकर सब लोग यहीं पे रहते हैं और वो डिबेट यहाँ पे शांत कर लिया जाता है। अगर पार्लियामेंट नहीं रहेगा तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है कंट्री में जहाँ पे वो डिबेट शांत हो सके और लॉ एंड ऑर्डर या कुछ बन सके। द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, पहले को कहते हैं लोकसभा, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पहली होती है वो होती है लोकसभा, पहली होती है लोकसभा। देयर आर 545 मेंबर्स, 545 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो 545 मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। ठीक है, ये इलेक्शन होगा, इसका इलेक्शन होता है इन ईच एंड एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज क्रॉस द 18 ईयर एज कैन गिव देयर वैल्यूएबल वोट इन द पर्सन्स हु आर स्टैंडिंग इन द लोकसभा इलेक्शन। उसके लिए लोकसभा में 545, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। क्यों हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसको लोअर हाउस कहते हैं क्योंकि अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, और इसको लोकसभा पे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर हु इलेक्ट्स द मेंबर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लोकसभा की आपको बता दिया। लोकसभा लोकसभा है स्पेशल पावर, लोकसभा है स्पेशल पावर। मनी बिल विल बी पास्ड ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल और बजट ये दोनों कहाँ पे पास होते हैं? ये केवल लोकसभा में पास हो सकते हैं, राज्यसभा में नहीं पास हो सकते हैं। कोई भी विधेयक बनने के लिए, कोई भी ऑर्डिनेंस बनने के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होकर के गुजरना पड़ता है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मनी बिल, या आप यूं कह दीजिए कि बजट। ये हमेशा लोकसभा ही में ही पास होगा। ठीक है, और जब वो पास होता है तो इसके 3 फेजेस होते हैं बेटा। पहली चीज़ तो ये होती है कि वो लोकसभा के 2/3 मेजोरिटी से, लोकसभा के 2/3 मेजोरिटी से पास होगी। फिर कहाँ पे जाएगी? ये राज्यसभा जाएगी, और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगी। अगर दोनों में 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाती है तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर कर देता है तब तो वो लॉ एंड ऑर्डर या ऑर्डिनेंस बन जाता है, और नहीं तो नहीं बन पाता है। ठीक है, ये लोकसभा का फंक्शन होता है। और इसमें जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर, इन द केस ऑफ मनी बिल 1 वोट ऑफ द स्पीकर
इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर का वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर दोनों तरफ से वोट पड़े, लोकसभा और राज्यसभा, एक जगह से पास हो रहा है, एक जगह से नहीं पास हो रहा और एक मेंबर की कमी पड़ रही है, तो लोकसभा का स्पीकर जिधर वोट दे देगा वो उधर ही माना जाएगा। या तो मनी बिल पास हो जाएगा या मनी बिल पास नहीं होगा। और जो मनी बिल नहीं पास होता है तो उसको भेज दिया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में केवल उतनी ही पावर है कि उसे दे कैन बी स्टेट 14 डेज ओनली, 14 दिन तक ही उसको रोक सकती है राज्यसभा। 14 दिन के बाद उसको बैक कर देगी लोकसभा के पास, और लोकसभा फिर भेज देगी, स्पीकर भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करेगा और साइन करने के बाद मनी बिल पास हो जाएगा। ठीक है। अब राज्यसभा के बेटा जो मेंबर्स होते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो हमारे आपके द्वारा विधायक चुने जाते हैं, जिनको हम लोग एमएलएस कहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एमएलएस कहते हैं। और एमएलएस के द्वारा ये राज्यसभा है, जिसको हम लोग एमएलएस कहते हैं, उसके द्वारा राज्यसभा का इलेक्शन होता है। और राज्यसभा में ये देखिए एमएलएज ऑफ द ऑल द स्टेट, ये सारे स्टेट के एमएलएज होते हैं। चूंकि पहले हम इसको कर चुके होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस कहा जाता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, इनकी संख्या कम होती है, 250 या 252, 250 से 252 तक में राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। और उसमें 555, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जब भी कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो इनके बीच में आपस में होती है डिबेट, और डिबेट होने के बाद वो लॉ एंड ऑर्डर बनता है। अब ये आता है बेटा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एक लाइन में आप जान लीजिए, एक लाइन में आप जान सकते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देखिए पॉलिटिकल, ऑल द इलेक्टेड बॉडीज, ऑल द इलेक्टेड पर्सन्स, ऑल द इलेक्टेड पर्सन्स, यू कैन से देम लीडर्स। जितने भी लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे जितने भी लीडर्स होते हैं जो इलेक्टेड बॉडी होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हु पास द एग्जाम, हु पास द एग्जाम, एग्जाम पास करके एंड ज्वाइन द ड्यूटी। एग्जाम पास करके जो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था आईएएस, पीसीएस, क्लर्क, रेलवे, जहां भी जितनी भी भर्तियां निकलती है, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेड करते हैं। और इन्हीं की बात महत्वपूर्ण होती है, वो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं और ये क्या करते हैं, उसको फॉलो कराते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में लीडर हो गए और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हो गए जो है पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ये अगली चीज होती है, ये होती है बेटा कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं।
एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, पहला जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा जो होता है वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज, चार्ज होता है। और तीसरा जो होता है वो स्टेट मिनिस्टर होता है। देखो ये तीनों मिनिस्टर्स जो होते हैं, इन तीनों मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है पीएम। माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है पीएम। मींस जो फुल मेजोरिटी की जो 2/3 मेजोरिटी पा जाता है लोकसभा में, वो क्या अपॉइंट होता है? पीएम। और पीएम इज ऑलवेज अपॉइंटेड बॉडी, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। द कैंडिडेट who won the election have the full majority of the 2/3 in the Lok Sabha, they will become the prime minister. And for the help of the prime minister make a council of minister, that is cabinet minister, minister of state with independent charge and state minister। अपनी सहायता के लिए इनको बनाता है और इसके अपने अपने हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब चाहता है तब इनसे अपनी रिपोर्ट मांग लेता है और जिसको चाहता है जब अपॉइंट कर सकता है, जब चाहता है तब उनको डिसमिस कर सकता है। ध्यान दें कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम के एडवाइस पे, पीएम को खुद और पीएम के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स को ये करता है जो है। तो ये प्राइम मिनिस्टर हुआ। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे ही सब लोग होते हैं। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सारी चीज़ें, कोई भी डिसीजन ले सकता है प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगली चीज़ जो आती है बेटा, और वो अगली चीज़ आती है कोलिजन गवर्नमेंट। व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट? कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? when 2 or more than 2 political party, when there is no majority in the Lok Sabha, ठीक है, there are 2 or more than 2 political party form the government, then this type of government is known as कोलिजन गवर्नमेंट। इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार तब सरकार बनती है जब किसी एक पार्टी का कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, बहुमत नहीं होता है, तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिल करके सरकार बना लेती हैं और जो है उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी ने बना रखा है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है। इसके पहले बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी थी तो वो कोलिजन गवर्नमेंट नहीं थी, अभी कोलिजन गवर्नमेंट हो गई है। इसके बाद बेटा आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आता है तो प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसको हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। पूरे देश के जो भी निर्णय होंगे, जो भी संधियां होंगी, फॉरेन अफेयर्स के जितने भी कुछ होंगे, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। कोई भी संधि, कोई भी समझौता, कुछ भी वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किया जाता है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये आप जान लीजिए कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, ये प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ये 3 लोग उसमें भाग लेते हैं और भाग लेने पे जिसको सबसे ज़्यादा, इसकी 3 राउंड काउंटिंग होती है, जिसको पहली वरीयता मिलती है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑल इन ऑल होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट, प्रेसिडेंट की बहुत पावर होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी पावर मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 तरह की पावर होती है। एक पावर सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में जो है वो इमरजेंसी पावर में 352,
356 और 360, ये 3 पावर होती हैं इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट की ये इमरजेंसी पावर है। ये क्या है, ये जो है आपका, ये जो है वो नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब देश में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई विदेशी ताकत हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देती है, तो जो है ये हमारे यहाँ 352 का प्रयोग कर करके इमरजेंसी लगा सकता है। 356 में जिसको हम लोग कहते हैं जो है ये राष्ट्रपति शासन, सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि अगर चीफ मिनिस्टर कोई गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो ये चीफ मिनिस्टर को हटा देता है। और इसमें क्या होता है, अगर कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट आता है, फाइनेंशियल मैटर आता है, तो फाइनेंशियल मैटर में ये प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा सकता है। इसी तरह से इसकी कुछ और भी पावर्स हैं, जैसे ये अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये सारे जो है वो उसके पावर होते हैं। और सबसे बड़ी पावर जो इसकी और भी है वो है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 इसको कहते हैं क्षमादान की पावर। यदि किसी व्यक्ति को IPC, CRPC या कहीं से भी सज़ा मिल गई है, तो अगर राष्ट्रपति उसको चाहता है तो उस सज़ा को बढ़ा सकता है, उस सज़ा को घटा सकता है और उस सज़ा को ख़त्म भी कर सकता है। ऐसी पावर देश में केवल एक व्यक्ति के पास है और वो है प्रेसिडेंट। अब बात आती है जुडिशरी। तो जुडिशरी का रोल जो है ये बहुत अहम होता है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया। इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। जुडिशरी को आप सामान्य भाषा में ऐसे देख सकते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना करके ये देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया और ये लोअर कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है। इसमें 30+1 माने 1 मीन्स चीफ जस्टिस और 30 अदर जजेज होते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्यूट, माने डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और भी तरह के जो लोग क्रमशः जाया जाता है, लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। केवल एक कंडीशन में, PIL की कंडीशन में ही सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पर्सन जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जा सकती है। पहले लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है। प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। ऑल्दो द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट प्रेसिडेंट टेक द ओथ इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस। लेकिन प्रेसिडेंट जो है शपथ लेता है किसके सामने, यही चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेता है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है हमारी, इंडिपेंडेंट बॉडी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। जुडिशरी में देयर विल बी नो इंटरफेयर ऑफ द एनी अदर बॉडीज, किसी तरह की किसी चीज़ की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो ये आपका चैप्टर था। थैंक यू गाइस।